नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्जाम की फुल तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर की वीडियो यहां पर लाए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान और हमारा एक टारगेट है कि इस प्रकार से आए हुए प्रश्नों को आपको सॉल्व कराना है। हमने यहाँ पर एक सीरीज चलाई थी जहाँ पर आपका भारत को भूगोल से संबंधित 5 पार्ट में आपका पूरा भूगोल खत्म हो गया था। विश्व भूगोल के आपके 3 पार्ट में लगभग आपके समाप्त होंगे, ठीक है ना। मतलब कि देख सकते हैं कि ये आपके 2016-17 में आए हुए प्रश्नों के 44 पारियों के कुल आपके प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर आपके 45 प्रश्न। हमारा टारगेट है कि ये 45 प्रश्नों को आपको सॉल्व कराने के साथ साथ एक्सपेक्टेड जो आपके प्रश्न आते हैं उनकी भी सीरीज हम चलाते हैं। यहाँ पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस किया गया है आपके सामान्य विज्ञान पर किया गया है, अर्थात 617 आपके प्रश्न हैं जो कि सामान्य विज्ञान से हैं। तो हमारा अगला टारगेट जो है इस वीडियो में वो आपका सामान्य विज्ञान है। तो आप लगातार यहाँ पर देखते जाइए सामान्य विज्ञान से संबंधित, और आपको किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट भी करते रहिए। काफ़ी बच्चों के आ रहे थे कि आए हुए प्रश्नों को आप पहले सॉल्व करा दीजिए, जैसे पहले सॉल्व करा थे, एक्सपेक्टेड बाद में कराना। तो इसको भी हम सॉल्व कराएंगे, एक्सपेक्टेड और सामान्य विज्ञान के पर्सनल वीडियो लेके आते रहेंगे। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट में आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, आपको खाली स्थान यहाँ पर भरना है। कह रहा है से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। कौन सी यूनिट है? तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, अर्थात इसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कह सकते हैं कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, अर्थात लाइट ईयर कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15। यह दूरी का मात्रक है जिसका उपयोग 2 ग्रही पिंडों या कह सकते हैं खगोलीय पिंडों, ठीक है, की दूरी मापने के लिए करते हैं। खगोलीय अर्थात वही होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? तो आपका वेक्टर राशि कौन सी हो जाएगी? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, वेग। वेग आपकी क्या है? वेक्टर राशि। बाय कि ये यहाँ पर वेक्टर है क्या, तो कह रह सकते हैं कि वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशियाँ यह वेक्टर राशियाँ कहलाती है, जैसे वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? एक वेक्टर मात्रा है, तो यहाँ पर आपकी जो वेक्टर मात्रा हो जाएगी वो कौन सी होगी? तो ऑप्शन आपका वही आंसर हो जाएगा डी नंबर, अर्थात वेग हो जाएगी, ठीक है। अभी हमने आपको बता ही दिया वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा कि फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, वेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेग। मतलब आपने पढ़ा होगा वेग बराबर दी हुई दिशा में चली गई दूरी बटे लिया गया समय, ये आपका होता है, जो ग्राफ के माध्यम से ये कह सकते हैं आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, अर्थात आपका घनत्व होता है। क्या होता है? घनत्व होता है। आपने पढ़ा होगा डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम, ठीक है। क्या होता है? डेंसिटी अर्थात घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, कह सकते हैं। द्रव्यमान को मास कहते हैं और आपका आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। और अगर इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब। और अगर विमा की बात करें तो विमा होती है ml के घाते -3 होती है। ये आपका होता है इससे संबंधित क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि दबाव को नापा जाता है, अर्थात जो दबाव होती है, दाब बराबर होता है आपका क्या? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है, ठीक है। और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है आपका? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पास्कल कहते हैं। और दाब एक अदिश राशि है, दाब एक अदिश राशि है, ठीक है। और सूत्र क्या होता है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है
कि दबाव की एसआई इकाई क्या है। दबाव की एसआई आपकी यहाँ पर यूनिट देख सकते हैं। ऑप्शन राइट आपका 7 का हो जाएगा, सी नंबर, अर्थात न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपका सी नंबर सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, इनमें से विषम को चुनिए। इनमें से विषम को चुनिए। तो देखिए विषम में आपको कुछ ना कुछ अदिश राशि या सदिश राशि दे रहा होगा। यहाँ पर जैसे आपका दिया है गति, गति आपका जो है ये आपका गलत है। मतलब कह सकते हैं जो आपका ये गति है ये आपका किस में आता है, ये आपका कह सकते हैं आपका आ जाता है अदिश राशि में। ये क्या है आपकी अदिश राशि, ये आपकी सदिश है, ये भी सदिश है और ये भी सदिश है। अब ये आती है सदिश और अदिश राशियाँ होती क्या है इसको समझ लीजिए। सदिश राशियाँ वे राशियाँ हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वे सदिश राशियाँ होती हैं। जैसे वेग, त्वरण, बल, संवेग, विस्थापन। ठीक है, और अगर अदिश राशि की बात करें तो अदिश राशियाँ वे राशियाँ हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, अदिश राशि कहलाती हैं। जैसे संहति, घनत्व, वैद्युतधारा, चाल, आयतन, समय, ताप आदि। ठीक है ना। यहाँ पर जो गति है, गति एक अदिश राशि है, जबकि अन्य सभी क्या है आपकी सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये आपकी विषम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। एक समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन दिया है। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया था, गति और दूसरा आपका समय। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित कौन एक इस समूह से संबंधित नहीं है। गति दिया है, समय दिया है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पर और दिया है, आपका द्रव्यमान दिया था और त्वरण दिया था। यहाँ पर आपका जो अंतर था वो आपका किससे संबंधित, आपका समय से संबंधित, अर्थात ये आपका संबंधित नहीं है। 9वें में आपका ये सही नहीं हो। क्यों? क्योंकि समय की इकाई हर पद्धति में, अर्थात एमकेएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में और एफपीएस में सेकंड ही रहती है, जबकि अन्य का परिवर्तन होता रहता है। समझ गए, ये आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि पानी का घनत्व क्या है। पानी का घनत्व क्या होता है? तो आप सबको पता होगा कि पानी का घनत्व आपका जो होता है, यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 1000। क्या हो जाएगा? 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए किसी पदार्थ के घनत्व को पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे घनत्व पूछे तो घनत्व होता है पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का आयतन, होता है ना। अच्छा, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक की बात करें तो आपका किलोग्राम होता है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको देखना है। ये पॉइंट आपको देख लीजिए, ये आपके लिखे हैं कि पदार्थों का घनत्व अगर पूछे आपसे कि कुछ सामान्य पदार्थों का घनत्व, जैसे बर्फ घनत्व होता है 920 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, जल का होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, लोहा का होता है 7800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और पारा का होता है आपका 13600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये होता है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा आपका देव जी के ट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैनल है जहाँ पर आपके लाख सब्सक्राइबर से ज़्यादा हैं। और अगर आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात आपकी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या आप यूपी ट्रिपल से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं, मंडी परिषद लोअर पीसीओ तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल पर आपको सामान्य ज्ञान और फुल हिंदी टेस्ट की भी आपकी सीरीज यहाँ पर चलाई जाती है। साथ में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी आपकी सीरीज चलाएगी, बिल्कुल क्रम से है। तो इस चैनल को आप सर्च करिएगा, आप देव जैसे लिखेंगे तो आपको पूरा नाम आ जाएगा और उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप स्टेट लेवल की तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट में करते हैं। कह रहा आपसे गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। जो आपका गैलन होता है ना, वो उसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? तो गैलन का जो प्रयोग होता है वो आयतन की माप के रूप में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आयतन की माप के रूप में किया जाता है। ठीक है, देखिए गैलन सामान्यतः द्रव के आयतन की माप करता है। किसकी? द्रव के आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल करता है। एक गैलन बराबर कितना होता है? कभी कभी क्वेश्चन पूछे एक गैलन बराबर कितना होता है, तो एक गैलन बराबर होता है आपका यूएस के हिसाब में होता है 3.785 लीटर। ठीक है ना, एक गैलन जो कि यूएसए के अंतर्गत। और पूर्व में तेल की मात्रा जो बैरल में मापी जाती थी तो उसमें एक बैरल बराबर होता था 42 यूएस होता था। लेकिन आपके भारत से अगर बात करें कि एक बैरल बराबर कितने लीटर होता है, तो 158.987 लीटर होता है एक बैरल बराबर। एक पॉइंट याद रखना है, एक बैरल बराबर 158.987 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा है
कि मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर के कारण हटता नहीं है, तो किस कारण आपका नहीं हटता है? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, जड़त्व के कारण। किस कारण? जड़त्व के कारण आपका कोई भी मेज होती है वहीं पर आपकी रखी रहती है। अब देखिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या सरल रेखा में समान गति से गतिशील है तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए, और इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसी कारण मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर हटता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा, अर्थात लिफ्ट चल रही है तो व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? तो असर कह सकते हैं कि ऑप्शन डी, बढ़ सकता है या घट सकता है। क्या हो सकता है? बढ़ या घट सकता है, क्योंकि ये नहीं कह रहा है कि लिफ्ट नीचे के चल रही है, लिफ्ट ऊपर को चल रही है, तो कहा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्ति का वजन बढ़ या घट सकता है। हाँ, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर गति करेगी तो व्यक्ति को अपना वजन बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, और यदि लिफ्ट नीचे की ओर गति करेगी तो व्यक्ति को अपना वजन घटा हुआ प्रतीत होगा। ये क्वेश्चन में कहना चाहिए था लेकिन नहीं कहा, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्ररक्षक एक तेज गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ गेंद के अनुसार पीछे करता है, क्यों? ठीक है, आप देखते होंगे जब कोई क्रिकेट खेलता है तो जब कैच आता है तो थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं और राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, क्योंकि वह संपर्क के समय में वृद्धि करता है जिससे संपर्क के बल में कमी आती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कह सकते हैं कि खिलाड़ी क्रिकेट की गेंद को कैच करते समय अपना हाथ पीछे खींचता है। इसका कारण है कि जब खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है तो गेंद का संवेग शून्य हो जाता है, और इस संवेग परिवर्तन के लिए खिलाड़ी गेंद को जितने अधिक समय में रोकेगा, आवेग देने के लिए उसे उतना ही कम बल लगाना पड़ेगा। इसलिए वह गेंद के अंगुलियों के बीच में ही आते ही अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, जिससे वह गेंद पर अधिक बल लग सके अधिक समय के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो वो जो धक्का देता है वो होता है अपकेंद्री बल। क्या बोलते हैं उसे? अपकेंद्री बल। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर अपकेंद्री बल, देखिए अपकेंद्री कह सकते हैं कि जैसे कि बाहर को होता है। ठीक है, अपकेंद्री अंदर को होता है, अपकेंद्री होता है बाहर की तरह होता है। ठीक है, बाहर की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? मान लीजिए कोई कार है, वो एक समान तेजी से चल रही है, तो उसका कारण, उसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कि कार का वेग लगातार बदल रहा है। ठीक है ना। क्वेश्चन आपका निम्न से कौन सा कथन सीधी सरल रेखा एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए कार का वेग लगातार बढ़ रहा है? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। जब कार का वेग बढ़ता है तो कहा जाता है कि कार में त्वरण हो रहा है, और यदि वेग एक समान से बढ़ता है तो त्वरण को एक समान कहा जाता है। वस्तु में एक समान त्वरण होता है यदि वह सीधी रेखा में चलती है तो उसके समय के समान अंतरालों में समान मात्राओं में उसका वेग बढ़ता है। ठीक है, अगर हम लोगों को इसको सिंपल भाषा में समझें कि वस्तु में एक समान त्वरण होता है यदि उसका वेग एक समान दर से परिवर्तित होता है, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि डेयरियों में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो डेयरी जो होती है उसे दूध से क्रीम अगर अलग करना है वो किस क्रिया से करते हैं? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 17 हो जाएगा सी, अर्थात अपकेंद्री विधि से करते हैं। ठीक है, अपकेंद्री विधि से हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? 18 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। उसे बोलते हैं अभिकेंद्री। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्री। मतलब कह सकते हैं कि वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। वृत्त के केंद्र की, यहाँ पर वृत्त के केंद्र की होती है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसके बिना वृत्तीय गति संभव नहीं
नहीं है, ठीक है। अर्थात रोलर कोस्टर की सवारी में भी आप केंद्रीय बल कार्य करता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर बल अर्थात फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, ऑप्शन राइट आपका बी, अर्थात उसे बोलते हैं न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, ठीक है ना, या प्रयास करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। बल F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है, और बल की SI यूनिट होती है न्यूटन, और 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या 10⁵5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन, किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं। किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी, जो अर्थात मान लीजिए कोई तरल है, उस पर अगर आप ऊर्ध्वगामी दबाव डालते हैं तो उसे क्या कहेंगे आप लोग, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि आपका वो होता है बायंड फोर्स। क्या होता है, बायंड फोर्स कह सकते हैं। द्रव के जिस गुण की वजह से वस्तुओं पर ऊपर की ओर या ऊर्ध्वगामी बल लगता है उसे उत्प्लावन बल क्या बोलते हैं, उत्प्लावक बोलते हैं, उत्प्लावक या बोलते हैं बायंट फोर्स। क्या बोलते हैं उसे, उत्प्लावक मतलब हिंदी में होता है इसे उत्प्लावक। जो हिंदी मीडियम में होंगे वो आसानी समझ गए होंगे उत्प्लावक बल, और जो इंग्लिश मीडियम में होंगे, इंग्लिश मीडियम, वो समझ गए होंगे इसे बोलते हैं बायंट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, हाँ क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण अर्थात फ्रिक्शन का गलत उदाहरण है। गलत उदाहरण यहाँ पर देखिए, कह रहा है फर्श पर धकेला गया वॉशिंग मशीन, ये भी सही है। बर्फ में स्क्लेज का फिसलना, ये भी सही है। व्यक्ति द्वारा स्लाइड नीचे की ओर फिसलना, ये भी सही है। व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु उठाना, उठाने से कोई मतलब आप फ्रैक्शन से नहीं है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन आपका डी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है जहाजों की गति में वृत्तीय जहाजों की गति में वृद्धि पर आधारित है, मतलब क्या आधारित, जहाजों की जो गति में वृद्धि होती है वो किस हिसाब में होती है आपकी, तो ये होती है ऑप्शन नंबर 1 आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कैसे, तो देखिए जब कोई वस्तु द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डूबी हुई होती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है, और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। देखिए लोहे के जहाज का ढांचा इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके थोड़े से हिस्से द्वारा हटाए गए जल का भार, ठीक है, जहाज तथा उसमें लदे सामान के भार के बराबर हो जाता है। जहाज की गति में वृद्धि भी इसी सिद्धांत पर आधारित होती है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुँचता है तो उसका वेग क्या होता है, तो उसका वेग क्या होगा, जब कोई पत्थर अगर आपका शीर्ष पर ऊपर फेंकते हैं तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, वेग 0 होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, वेग 0 होता है तथा त्वरण आपका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक नहीं है, ठीक है, तो कौन सा आपका नहीं है, तो यहाँ पर आपका कह रहा है एक ग्रह का ग्रहपथ 2 केंद्र बिंदुओं से एक पर सूर्य के साथ अंडाकारी होता है, ये सही है आपका। दूसरा आपसे कह रहा है कि एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखा खंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्र बनाती, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि एक ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रहपथ की अर्ध प्रमुख धुरी के घनत्व के अनुपातिक होता है, ये सही है। डी नंबर आपसे कह रहा है कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर आपका कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों को नहीं है, तो आपका डी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार क्या होता है, तो अभी इसी में आपको मिला था, ऑप्शन आपका सी अंडाकार होता है। कैसा होता है, 25 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी अंडाकार होता है, ठीक है ना। कैसे अंडाकार, ये कह सकते हैं इलिप्टिकल, ठीक है, इलिप्टिकल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, कौन करती है, 26 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, ग्रह करते हैं। कौन करते हैं, ग्रह करते हैं। देखिए सौर परिवार में ग्रह सूर्य के चारों ओर लगभग वृत्तीय कक्षा में गति करते हैं तथा उपग्रह ग्रह के चारों ओर वृत्तीय कक्ष में गति करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है कि सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था,
तो हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो आपका किया गया था वो किया गया था आपके जो कि निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा, जिससे ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी ना होकर सूर्य कहा था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। 28 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उसे हम लोग बोलते हैं वजन। क्या बोलते हैं, वजन या भार बोलते हैं, इसे भार बोलते हैं। ठीक है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है यहाँ पर कि यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध पर आपका वजन कितना होगा। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको यहाँ पर सॉल्व दिखाते हैं। ठीक है, कैसे कि देखिए पृथ्वी पर व्यक्ति का भार है आपका 38 किलोग्राम, तो बुध ग्रह पर व्यक्ति का भार क्या होगा, तो पृथ्वी पर व्यक्ति का भार बटे 9.8, क्योंकि गुरुत्व आपका जो ग्रेविटी है कितनी है 9.8 है, वहाँ पर प्रक्षेपित होने वाला आपका 3.7 आपका होता है, जो कि कह सकते हैं एक पलायन वेग। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर ग्रेविटी होती है 3.7। इसको अगर आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आपका 14.3 किलोग्राम आएगा। ठीक है, कितना आएगा 14.3 किलोग्राम आएगा। 38 वहाँ पर 38 है, अपने यहाँ पर पृथ्वी 38 है, वहाँ पर समझिए कितना है 34 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और कह रहा है पृथ्वी की सतह का पलायन वेग कितना होता है, तो कितना होता है, तो यहाँ पर आपका 4.3, ये तो होगा नहीं, 21 भी नहीं होगा, तो आपका होगा क्या भाई, तो आपका होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ये पलायन वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं। निम्नलिखित में किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं। ये जो आपके तैरते हैं 32 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, अर्थात निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। किस कारण, निम्न घनत्व के कारण आपके बादल यहाँ पर तैरते हैं। देखो बादलों का जो भार है, बादलों का भार एक स्थान पर केंद्रित नहीं रहता, बल्कि इनका द्रव्यमान एक बड़े क्षेत्र में जल एवं बर्फ के क्रिस्टलों के महीन कणों के रूप में फैला रहता है, जिससे इनका घनत्व बहुत कम हो जाता है। साथ ही पृथ्वी सतह से ऊपर उठती गर्म वायु इन्हें तैरती अवस्था में बनाए रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब क्या होता है। अब मान लीजिए कि अधिक ऊंचाई पर कोई आपका वायुयान है, विमान है, उसके अंदर दाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपका दाब हो जाएगा वो कह सकते हैं कि यहाँ पर सी नंबर, बाहर के दबाव जितना ही होगा जिसे वायु पंपों द्वारा कम कायम कर सकता है। अर्थात देखिए जितना दबाव बाहर है उतना वहाँ भी होगा। क्यों, क्योंकि वायु पंपों द्वारा कायम रखा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा आपका रखा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि 35 नंबर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है। तो ब्लॉटिंग पेपर जो होता है उसके द्वारा स्याही जो सोखते हैं आप लोग, हमेशा बचपन में आपकी क्लास में जब एग्जाम होता था तो आपको दिया जाता था ताकि स्याही चारों तरफ फैल ना पाए, तो वो किस लिए किया जाता है, किस प्रक्रिया द्वारा स्याही सोख लेता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ठीक है, कागज की खुरदरी प्रकृति, परासरण के द्वारा, कैपिलरिटी के द्वारा और सोखना, ये होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कमेंट करके, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन जो है इस वीडियो का अंतिम है और लगातार आपको ऐसी वीडियो मिलेंगे। हमारा जो चैनल है, ठीक है, देव जी के ट्रिक, ये पहला चैनल है और आपको जो टेलीग्राम नंबर है वो आपको देव जी के ट्रिक से ही मिलेगा। ठीक है, देव जी के ट्रिक में लिंक नीचे दे दिया है, तो आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे जुड़ेंगे तो आपको देव जी के ट्रिक ही आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसी चैनल से आपका ये अकाउंट आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि लगातार हम लोग इसी प्रकार से, ठीक है, इसी प्रकार से आपको वीडियो देते रहें, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पर हर एक वीडियो को क्रम से देखते जाइए और बहुत ही जल्दी हम लोग आए हुए क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लेंगे, साथ में एक्सपेक्टेड और करंट अफेयर को भी पढ़ लेंगे। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।